वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तक कंप्लीट किया था, जो एक टूल था हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उसका एक टूल हमने कंप्लीट किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ सेकंड इज क्लोनिंग वेक्टर। You know that the plasmid and the bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA। हमें पता है कि प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके पास क्षमता है रेप्लिकेट करने की विद इन द बैक्टीरियल सेल के अंदर ही, बिना किसी और क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड हुए। मतलब वो उसके इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी उनके पास प्रेजेंट होती है। किनके पास? प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस के पास। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cells। इनके पास क्या है? क्योंकि इनका हाई नंबर पर सेल है, पर सेल बहुत ज़्यादा नंबर में ये प्रेजेंट है। इनके पास हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम, मतलब इनके पास एबिलिटी है अपने नंबर जीनोम को रेप्लिकेट करने की, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं पर सेल उनके पास सिर्फ 1 या 2 कॉपी मिलती है। वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं उनके पास 15 से 100 कॉपीज पर सेल मिलती है, मतलब एक सेल में इतनी कॉपीज मिलने वाली हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, और इनका नंबर इससे ज़्यादा भी जा सकता है। If we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or the plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। अभी हमने देखा कि इनके पास पर सेल कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा है। अब हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनाने, मान लें ये हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इसके पास क्या है कैपेबिलिटी कि पर कॉपी, मतलब पर सेल इसके पास बहुत सारे कॉपी नंबर्स हैं। अब हमारा ये क्या था? फॉरेन डीएनए जिसको हमें इंसर्ट करना है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हमारा जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देगा ये। अब हमने ये आइसोलेट करा तो वो तो एक ही आइसोलेट हुआ, हमें उसकी चाहिए मल्टीपल कॉपीज़। मल्टीपल कॉपीज़ हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको उठा के इस प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ लिंक कर दें तो इसके पास कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनाने की। जब इसको इसके डीएनए के साथ लिंक किया जाएगा तो साथ के साथ इसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। जब ये अपना रेप्लिकेट करेगा तो ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोनिंग वेक्टर का काम कर रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर मतलब उसी की तरह और चीज़ें बना दे रहे हैं। क्लोनिंग करने में हेल्प जो कर रहा है, दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। तो वही वी कैन, इसलिए ये लाइन यहाँ मेंशन की गई है कि we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or DNA और bacteriophage जब हम इसको insert कर दें। If we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or the plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। Restriction एंजाइम की मदद से हमने अपना डिज़ायर्ड सेट ऑफ जीन आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट किया। अब उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। मल्टीपल कॉपीज़ कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? क्लोनिंग वेक्टर की। इसको उठा के इसमें डालेंगे। इनके पास एबिलिटी होती है अपनी पर सेल कॉपी नंबर इंक्रीज करने की। जब एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक होगा तो उसका कॉपी नंबर भी साथ के साथ इंक्रीज हो जाएगा। Vector used at present are engineered in such a way that they help us easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from the non-recombinants। आजकल में के ज़माने में जो हमारे, या आज के समय में जो भी वेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं जो प्रेजेंट हैं, उनको इस तरीके से इंजीनियर किया है, डिज़ाइन किया गया है कि उसमें आसानी से हमारा जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, एलियन पीस ऑफ डीएनए बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिलने वाला है, उसको उठा के हम इजीली लिंक कर पाएँ। और फिर जब लिंक हो जाए और फिर जो हमारा जो रेप्लिकेटेड कॉपीज़ होंगी उसमें से हम सिलेक्ट कर पाएँ कि कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट है, किस में अच्छे से रिकॉम्बिनेशन हो गया और किस में नहीं हो पाया है। तो आजकल ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स प्रेजेंट हैं। The following are the features that are required to facilitate the cloning into a vector। अब ऐसे ही किसी में क्लोनिंग नहीं करवा सकते। क्लोनिंग करवाने के लिए भी कुछ फीचर्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए एक वेक्टर में। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे कहते हैं ओराई। सबसे पहला origin of replication, this is a sequence from where the replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell।
ये कह रहा है ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नाम से समझ आ रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, और जब सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, ये सीक्वेंस है ओराई वाला, ये रीजन है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला। अब जब यहाँ पे हम कोई भी डीएनए लिंक करें इस सीक्वेंस पे, तो क्या होगा, उसका भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काम यही है इसका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे हम अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक कराएंगे तो उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। यही रीजन, यही रिस्पॉन्सिबल है कि उसे कितने कॉपी बनाने हैं, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, यही कंट्रोल करेगा। इसलिए का ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, कौन कंट्रोल करता है कि कितने कॉपी बनाने हैं, कौन कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई। So, if one wants to recover many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. अब यही कह रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि उसे बहुत सारी कॉपीज़ मिले अपने टारगेट डीएनए की, तो उसे कहाँ इंसर्ट करना चाहिए, ऐसा वेक्टर उठाना चाहिए, ऐसा वेक्टर उठाओ क्लोनिंग करने के लिए जिसका ओराई, जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट करता हो हाई कॉपी नंबर्स को, मतलब जो बहुत सारे कॉपी नंबर बना सके। ऐसा वेक्टर उठाओ, ऐसे ओराई वाला जहाँ पे बहुत सारे नंबर बना सकते हैं हम उस पर्टिकुलर डीएनए के। सिलेक्टेबल मार्कर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओराई के अलावा द वेक्टर रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर को किस चीज़ की आवश्यकता है, एक सिलेक्टेबल मार्कर की। अब देखो नाम समझ आ रहा है, सिलेक्टेबल जो किसी चीज़ को सिलेक्ट करे, मार्कर और फिर उसको मार्क कर दे, सेलेक्ट करके मार्क कर देना। विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, वही आइडेंटिफाइंग में हेल्प करता है। एंड द एलिमिनेशन द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और किसको एलिमिनेट करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, मतलब उनको हटा देगा जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं जो हमें चाहिए थी। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, और फिर किसकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, किसकी ग्रोथ होती है, सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जो सिर्फ जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो पाई है उन्हीं की ग्रोथ वहाँ पे परमिट होती है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into a host bacterium. अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो पीस ऑफ डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे होस्ट बैक्टीरियम में। होस्ट बैक्टीरियम जहाँ पे ये काम होगा उसमें इसको इंट्रोड्यूस करना, दैट इज, या उसको ट्रांसफॉर्म करना, जहाँ पे पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे होस्ट बैक्टीरियम में। Normally, the gene encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramaciphenicol, and tetracycline and kanamycin, ये सारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, ये वो जीन है जो एनकोड करते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया होगा उसमें ये जीन्स प्रेजेंट होंगे, ये कोड कर रहे होंगे, तो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स के लिए, जैसे एम्पिसिलिन हो गई, क्लोरामाकीफेनिकॉल हो गई, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन, इन सबको क्या करता है वो, इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर कंसिडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर द ई कोलाई। इनको क्या करते हैं हम, एक यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर की तरह कंसिडर करते हैं ई कोलाई के लिए। जो नॉर्मल ई कोलाई सेल है वो कैरी नहीं करता रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। अब जो नॉर्मल ई कोलाई होगा जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई वेरिएशन, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की गई है, तो वो इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई भी उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसलिए हम इस चारों का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमने ई कोलाई है, जो हमारा होस्ट बैक्टीरियम है जिसमें हमने अपना डीएनए डाला है, ट्रांसफॉर्मेंट वाला डीएनए डाला है, क्या उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है या नहीं। अगर वो इनके अगेंस्ट अपनी रजिस्टिव प्रॉपर्टी शो कर देगा तो बेसिकली वहाँ पे क्या आ गई है, उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प,
सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट्स की, कि हाँ अगर इस चीज़ के अगेंस्ट वहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो रही है तो हमारा बैक्टीरिया, हमारा होस्ट बैक्टीरिया इकोलाई क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी सिलेक्टेबल मार्कर। तो कैसा होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, पहला वहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर वहाँ सेलेक्ट कर पाए कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, और उनको एलिमिनेट कर दे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और परमिट करे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लोनिंग साइट। In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. मतलब जो क्लोनिंग साइट्स हैं, अगर हमें एलियन डीएनए लिंक करना है तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, कुछ रिकग्निशन साइट होनी चाहिए जो उसको पहचान सके रेस्ट्रिक्शन की। बेसिकली ये जैसे हमारा प्लाज्मिड, इसको जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, एलियन पीस ऑफ डीएनए जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जहाँ पे कट होगा वहीं पे डीएनए ज्वाइन कर पाएगा, वरना ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो वही क्लोनिंग साइट के लिए रिकग्निशन साइट होना ज़रूरी है, जो कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो एक एंजाइम यूज किया गया है दोनों के लिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। अगर एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट है, अगर एक मान लो यहाँ भी रिकग्निशन साइट है, यहाँ भी रिकग्निशन साइट है, यहाँ भी, तो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बट जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक सिंगल रिकग्निशन साइट वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए वेक्टर में, जहाँ पे हम अपना एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, उसके साथ लिंक कर पाएँ वेक्टर डीएनए के साथ। The ligation of alien DNA is carried out. A restriction site present is one of the two antibiotic resistance gene. कहाँ होती है यहाँ पे, जो लाइगेशन है एलियन डीएनए का किया जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट पे, जो कहाँ प्रेजेंट है, किसी भी दो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, लाइगेशन किया जाता है, चिपकाया जाता है एलियन डीएनए को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम लाइगेट कर सकते हो फॉरेन डीएनए को BAM-H1 साइट पे, यहाँ पे BAM-H1 साइट पे, और टेट्रासाइक्लिन किसके साइड के वहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन। अभी हमने पढ़ा था किसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आई थी उसमें एक टेट्रासाइक्लिन भी था। क्या है वहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। कौन सा वेक्टर है, PBR322। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए but can still be selected out from the non-recombinant one by plating the transformant on the ampicillin containing medium। देखो जब यहाँ पे हम ना एलियन डीएनए हम डाल रहे हैं इस साइड पे, तो क्या हो रहा है, ये जीन इसका इनएक्टिव हो जाएगा। वही उन्होंने लिखा है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो रिकॉम्बिनेंट होगा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, उससे क्या होगा, वो अपना ये प्रॉपर्टी लूज कर देगा। क्यों लूज कर देगा, क्योंकि इसके इस पॉइंट पे वहाँ पे क्या हो गया, एक फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा, the recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA but can still be selected out from the non-recombinant। लेकिन फिर भी उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से। कैसे, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं अगर हम उनको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करा रहे हैं, किस पे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। फिर अगर उसको ट्रांसफ़र किया जाए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तो रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन पे, लेकिन जो नहीं होगा, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन पे, क्योंकि वहाँ पे जब हमने फॉरेन डीएनए डाला है उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाले पार्ट पे, तो वो इनएक्टिव हो चुका है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया है, फॉरेन डीएनए आ गया है हमारा, जिसने उसके उस जीन को इनएक्टिव कर दिया है। इसलिए कहा गया कि जब ट्रांसफॉर्मेंट को हम ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, मतलब मान लो ये दो प्लेट हैं, एक में एम्पिसिलिन है एक में टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे हम इसको ग्रो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट को, तो वो ग्रो कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पास क्या है, वहाँ पे इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट है। लेकिन जब उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टेट्रासाइक्लिन पे, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो रजिस्टिव जीन वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है, क्योंकि वहाँ पे एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है।
and then transfer to a medium containing tetracycline. The recombinant will grow in amphicycline. अभी हम देखा एम्पिसिलिन वाले पे ग्रो कर जाएगा, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन पे नहीं कर पाएगा. लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो दोनों ही उन पे ग्रो कर जाएगा. एंटीबायोटिक वाले टेट्रासाइक्लिन पे भी कर जाएगा और एम्पिसिलिन वाले पे भी कर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि उसमें वो डीएनए ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, या उसका ट्रांसफ़र हुआ या जो भी हुआ, लेकिन वो उसके जेनेटिक मटेरियल में क्यों वो नहीं हो पाया, एड ऑन नहीं हो पाया, या उसको वो प्रोटीन या वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ हुई नहीं. तो इन दिस केस एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प कर रहा है सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट्स को, क्या करने में, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. वेयर एज जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिवेट हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है एलियन डीएनए का, और हेल्प कर रहा है हमारी रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करने में. तो ये है हमारी सिलेक्टेबल मार्कर जो हमने बोला गया उसकी प्रॉपर्टी, कि हम सिलेक्ट कर पाएँ कि कौन सा हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, किस में रिकॉम्बिनेशन हुआ है. Selection of recombinant due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. अब देखो कि अगर हम सेलेक्ट करें रिकॉम्बिनेंट्स को, किसके वजह से, ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ अ क्यूबरसम प्रोसीजर. एक क्या है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है. क्यों, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, साइमल्टेनियस प्लेटिंग चाहिए. एक बार यहाँ पे एम्पिसिलिन पे ग्रो कराओ, फिर वहीं पे टेट्रासाइक्लिन रखो, अगर वो वहाँ पे ग्रो करेगा नहीं ग्रो करेगा, ये सब देखने के लिए. on two plates having different antibiotics. Therefore, इसलिए एक alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from the non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. मतलब अब प्लेटिंग से बचने के लिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर था कि प्लेटिंग करनी है, पहले एक ग्रो पे कराओ फिर उसी को दूसरे पे ग्रो कराओ. इससे बचने के लिए एक नया सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया जो डिफ्रेंशिएट करता है इन्हीं के बीच में कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं है. लेकिन किस बेसिस पे करता है, कलर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी पे, कि कौन सा हमारा, कौन जो प्रोड्यूस करेगा कलर क्रोमोजेनिक सब्सटेंट की प्रेजेंस में, वो बताएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं है. अब पढ़ते हैं. इन दिस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट किया जाता है विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके साथ इंसर्ट करेंगे, उसके जीन के उस पार्ट के साथ जो किस एंजाइम के लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ. दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम. अब जब ये मान लो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रहा है, और यहीं पे अब मैं उठा के ले आऊँ ये दूसरा डीएनए, इसके साथ मैंने फॉरेन डीएनए लिंक कर दिया, ये क्या है, फॉरेन डीएनए. तो इसने इस चीज़ को इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब अब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे. दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और इसे क्या कहा जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब यही है किसी दूसरी चीज़ के आने की वजह से जो काम वो पहले कर रहा था अब वो काम नहीं कर पा रहा है, एक्टिव नहीं है. द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज. अब देखो, अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वहाँ पे कैसी कॉलोनीज मिलने वाली हैं, ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेंगी. इफ़ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्टेड, अगर जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड था अगर उसमें इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द A or the beta galactosidase and the colonies do not produce any color. और फिर अगर वो इंसर्ट हो चुका है, वो इनएक्टिव हो चुका है, तो वहाँ पे कोई भी कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं करेगी, कोई भी कलर वाली कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं होंगी. तो दीज आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. और जो कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी वही क्या कहलाई जाएगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कही जाएगी. क्यों कही जाएगी, क्योंकि यही तो रिकॉम्बिनेशन है. जब फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तभी वहाँ पे क्या हो रहा है,
वो एक रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। तो वही जब वो फिर वहाँ पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये कंफर्म करेगी वो कैसी कॉलोनी है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, क्योंकि हमने यही चीज़ करी है रिकॉम्बिनेशन में, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। तो अब पढ़ते हैं, इफ़ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, अगर जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में अगर वो इंसर्ट नहीं हुआ होगा, अगर उसमें इंसर्शन नहीं हुआ है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस होने वाली थी, कलर्ड वाली। अगर वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा और कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। तो कलरलेस कॉलोनीज क्या कहलाई जाएंगी, हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहला जाएगा उनको। जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होगी वो कलरलेस होंगी। तो बेसिकली कह सकते हैं जो कलरलेस कॉलोनी है वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं और जो कलर्ड कॉलोनीज हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं। तो ये क्या हुआ, जो अगर हम यही चीज़ हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से भी कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, वहाँ पे साइमल्टेनियस प्लेटिंग की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर रहे थे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। वहाँ पे जब हम उस जगह पे BAM-H1 साइट पे हम अपना फॉरेन डीएनए डाल रहे थे तो वो साइट क्या हो रही थी, इनएक्टिव हो रही थी। तो वही क्या थी, रिकॉम्बिनेंट थी। तो जहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन वाले पे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पे नहीं कर पाएगा। वहीं पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो दोनों पे ग्रो कर पाएगा। तो यही हमें रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने के लिए पहले उसे एम्पिसिलिन पे ग्रो करना पड़ा था, फिर टेट्रासाइक्लिन पे। तो एक कैसा प्रोसीजर था, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। इससे बचने के लिए एक नया सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया, किस बेसिस पे, कि वो क्रोमोजेनिक कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। कौन एंजाइम वहाँ पे आ रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसकी उस जगह पे उस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया गया, जिसने उस एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव होने के वजह से वो इंसर्ट हो गया। क्योंकि इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ। अब फॉरेन डीएनए इंसर्ट है तो उस एंजाइम का जो वर्क था या जो भी प्रॉपर्टी थी वो इनएक्टिव हो गई, अब वो काम नहीं हो पाएगा। तो जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में अगर कलर्ड कॉलोनीज आ रही हैं तो वो कैसा हमारा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि वहाँ पे इंसर्शन हुआ ही नहीं है। अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तब भी वहाँ पे कलरलेस कॉलोनीज आ रही है, तो ये क्या बताएगा कि वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं और वहाँ पे इंसर्शन हो चुका है। तो दीज आर आइडेंटिफाइज एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एक रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है उसकी, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर्स हैं प्लांट में और एनिमल्स में क्या है। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plant and animal from bacteria and viruses which have known this for ages. हमने ये ट्रांसफ़र करने का तरीका किससे सीखा है, बैक्टीरिया और वायरसेस से, जो बहुत सालों से ये काम करते आ रहे हैं। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट। अब ये कैसे किया जाता है कि हम डिलीवर कर दें जीन, ट्रांसफॉर्म कर दें यूकैरियोटिक सेल को और उससे वही काम कराएं जो हम चाहते हैं करवाना। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशंस होता है, एक पैथोजन है सेवरल डाइकॉट प्लांट्स का। वो क्या करता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए को, जिसे हम कहते हैं टीडीएनए, और ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में, एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और फिर डायरेक्टली ये ट्यूमर सेल्स कौन से केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजन को चाहिए। तो क्या करा यहाँ पे इस पैथोजन ने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन ने अपना डीएनए डाला और होस्ट के डीएनए में, और फिर उससे वो काम करवाया जो वो चाहता था। तो अब हमें यही तो देखना है कि किन वेक्टर्स की कैसे क्या चाहें कि हम क्लोनिंग करा लें उस जीन की जो हमें चाहिए। तो वही हम देख रहे हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन है वो एक पैथोजन है जो अपना क्या है, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स के लिए अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है, टीडीएनए जिसे बोला जाता है, और ट्रांसफॉर्म कर देता है प्लांट, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल्स में। और फिर ट्यूमर सेल से वही केमिकल जो सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो हमें उस पैथोजन को चाहिए होता है। ऐसे ही जो सिमिलरली रेट्रोवायरसेस एनिमल, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं एनिमल में, उनके पास क्या होती है, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में बना सकते हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ द डिलीवरिंग जीन बाय द पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट टू द ह्यूमंस। अब यही जो इनकी प्रॉपर्टी थी कि अपने जीन होस्ट में ट्रांसफ़र करा के और उसका वही काम करवाना जो वो चाहते थे, तो उन्होंने अपनी इनकी इस
प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए और अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए इन पैथोजेंस को, इनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा करके इनको एक यूज़फुल वेक्टर्स की तरह बनाया कि हम इन्हें वेक्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं अपना वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कराने के लिए ह्यूमंस में। अब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, किसका? एग्रोबैक्टीरियम ऑफ ट्यूमनिफिकेशन, वो क्या है? मॉडिफाई हो चुका है क्लोनिंग वेक्टर में, जिसके पास अब कोई भी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है ही नहीं प्लांट्स के लिए, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ द प्लांट्स। अब हम उसको किस में यूज़ कर रहे हैं? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। वैसे ही जो सिमिलरली एक रेट्रोवायरस है, उसके पास क्या है? उसको भी डिसआर्म कर दिया गया है, मतलब उसमें से भी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी उसको रिमूव कर दिया गया है। उसको भी अब यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए डिज़ायरेबल जीन्स को, जो भी डिज़ायर्ड सेट ऑफ जीन है हमारा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एनिमल सेल में, रेट्रोवायरस। तो जो टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस का, उसको यूज़ कर रहे हैं हम प्लांट्स में, और रेट्रोवायरस का यूज़ कहाँ हो रहा है हमारा? एनिमल्स में, एनिमल सेल्स में। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into bacterial plant or animal host where it is multiply. अब जैसे ही हमारा जीन और डीएनए उसको इंसर्ट किया जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट किया जाएगा सूटेबल वेक्टर के साथ, वो ट्रांसफ़र कर देगा उसको बैक्टीरियल प्लांट या एनिमल होस्ट में, और वहाँ पे क्या करेगा? जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो, पहले देखा हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट कर दिया, फिर उसकी क्लोनिंग कराई थी, क्लोनिंग वेक्टर्स की, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, क्या क्या होना चाहिए था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए था, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए थी, सिलेक्टेबल मार्कर प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, और वेक्टर, मतलब किन वेक्टर्स की आवश्यकता है क्लोनिंग कराने की। अब क्लोनिंग तो करानी है, ठीक है, लेकिन उसके पहले उसे ट्रांसफ़र भी तो करना पड़ेगा, तो क्या चाहिए थी? वेक्टर्स चाहिए थी क्लोनिंग जीन्स के लिए। तो कौन से वेक्टर्स आए? 2 देखे हमने, टीआई प्लाज्मिड देखा और रेट्रोवायरसेस देखे। Now, competent host for transformation with the recombinant DNA. अब होस्ट भी तो चाहिए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा जिसको। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकता। वाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। जैसे कि अगर हमें बैक्टीरिया में प्लाज्मिड लेना है कि बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को ले ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल सेल को उसके कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उसके लायक बनाना पड़ेगा कि वो उस डीएनए को ले सके। दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन। और ये कैसे किया जाता है? उसको, उस प्लाज्मिड को, डीएनए को लेने के लायक कैसे बनाया जाता है? उनको ट्रीट किया जाता है किससे? स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के साथ। किसकी कंसंट्रेशन? डाइवेलेंट कैटाइन की, जैसे कि कैल्शियम हो गए, तो कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वो उसके कॉम्पिटेंट बन सके। अब जो हमारा डीएनए कैसा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो सकता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी? लिपिड बाइलेयर होती है, जिसका पोलर हेड और पोलर टेल, हेड जो होता है बाहर की तरफ होता है और टेल जो होती है अंदर की तरफ होती है। एक उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक। तो इन ऑर्डर टू फोर्स अ बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक का मतलब लिविंग, वाटर लिविंग, और हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से डरता हो या नफरत करता हो, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो हमेशा मॉलिक्यूल सेम नेचर वाले से पास होगा। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक है, इसलिए वो मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, अब हमें बैक्टीरिया को फोर्स करना है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है तुम उसको ले लो। तो कैसे लेगा? जब तक वो उसके लायक नहीं बनेगा, प्लाज्मिड उसके कम्पिटेंट नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया नहीं लेगा। तो द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट, कि हमें उसके लायक बनाना है बैक्टीरियल सेल को, ताकि वो उस डीएनए को ले पाए। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन। अब उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है? उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है डाइवेलेंट कैटाइन के थ्रू, जैसे कि कैल्शियम हो गया। कैल्शियम डाइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी, जिसके ऊपर चार्ज होता है +2, तो कैल्शियम कैसा होता है? Ca+2 की फॉर्म में होता है। तो क्या है? वो डाइवेलेंट कैटाइन है हमारा, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विच डीएनए एंटर्स। ये क्या करता है? अब जो हमारी कैल्शियम है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, विद विच, जिसके साथ डीएनए एंटर कर जाता है हमारे बैक्टीरियम में,
थ्रू द पोर्स इन इट सेल वॉल। अब जो उसकी सेल वॉल थी उसको डायवेलेंट के टाइम से हमने ट्रीट करा तो उसके पोर्स की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से डीएनए उसके अंदर आसानी से एंटर कर पाए। द recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with the recombinant DNA or ice, followed by placing them briefly at the 42 degree Celsius हीट शॉक। मतलब एक बार ठंडे में रखो, एक बार गर्म में रखो, एक बार ठंडे में रखो, एक बार गर्म में रखो, ऐसे कर करके क्या होगी, उसके पोर्स का साइज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होता रहेगा, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हॉट से पोर ओपन होगा, कोल्ड से फिर श्रिंक हो जाएगा, फिर रिकमेंड डीएनए थोड़ा मूव कर जाएगा, फिर हॉट में डालेंगे फिर पोर्स ओपन होंगे, फिर थोड़ा मूव करेगा, फिर आइस डालेंगे फिर श्रिंक होगा, फिर थोड़ा मूव कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर कर जाएगा। एंड देन पुटिंग बैक देम ऑन द आइस, फिर उसको आइस में वापस रख दो। दिस अनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। अब यही एक तरीका नहीं है कि एलियन डीएनए को कैसे होस्ट में डाला जाए, और भी तरीके हैं। This is not the only way to introduce the alien DNA into host cell in a method known as micro injection। अब दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा है दूसरा? माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्शन का क्या काम है, इंजेक्शन से हम बेसिकली कोई भी जो हमारे जैसे हम डालते हैं वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीन्स जो होती हैं डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं बॉडी में, सीधे हमारी बॉडी में उनको डाला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। इन अनदर मेथड, दूसरे मेथड में, सुटेबल फॉर प्लांट्स सेल आर बोम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन। प्लांट्स के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज हो रहा है, एनिमल्स के लिए। प्लांट के लिए क्या यूज होती है, बायोलिस्टिक और जीन गन, जिसे क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन। इसमें क्या होता है, बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल जैसे कि गोल्ड और टंगस्टन के साथ, जिसके वजह से हमारा डीएनए भी उनके अंदर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोलिस्टिक और द जीन गन। मान लो कि हमारे प्लांट की सेल है और इसमें बहुत तेज़ वेलोसिटी से पार्टिकल फेंके जा रहे हैं, बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं, और उन्हीं पार्टिकल के साथ उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो जैसे इतनी तेज़ वेलोसिटी से पार्टिकल अंदर जाएगा, साथ साथ उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी चला जाएगा। और तो बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए मेथड है, प्लांट्स के लिए। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, और लास्ट मेथड जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। मतलब इस मेथड में क्या होता है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो सेल को इन्फेक्ट कर दें, जैसे कि हमने देखा था टीआई प्लाज्मिड एंड रेट्रोवायरसेस। ये सब क्या थे, एक वेक्टर की तरह ही तो काम कर रहे थे। इनको डिसआर्म किया गया, इनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी हटा दी। अब इनको अलाउ किया गया, जाओ तुम प्लांट को और एनिमल सेल को इन्फेक्ट करो, और साथ साथ वो चीज़ एज अ वेक्टर तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर ट्रांसफर कर दो। तो वो है डिसआर्म्ड पैथोजन, एक दूसरा हमारा मेथड है। दूसरा हमारा एक मेथड हुआ ट्रांसफर करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। Now that we have learnt about the tools for the constructing recombinant DNA, let us discuss the process of facilitating the recombinant DNA technology। अब हमने देख लिए कि हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। तो हमने क्या क्या देखा, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखे, क्लोनिंग वेक्टर देखा, और क्लोनिंग कैसे होगी, फिर क्लोनिंग कराने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और फिर कैसे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें उस होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कराना है जिसमें हमें वो चीज़ जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये हमने उसके सारे मेथड देखे। तो बेसिकली हमने सारे टूल्स देख लिए, किन किन टूल्स की आवश्यकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक बस हमने डीएनए बना के रख लिया, अब उसको आगे जो बढ़ाना है वो कैसे किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तब तक इसको रीड आउट करना, फिर कोई डाउट आए तो पूरा कंप्लीट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखा जाए। अगर स्टार्टिंग में देख रहे हैं, अगर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो टॉपिक आगे समझ नहीं आया कुछ, वो आगे चल के जब दूसरे टॉपिक क्लियर होते हैं तो वो उससे रिलेट होके समझ आ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। जब एक चीज़ समझ आएगी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी,
और जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ना चाहिए, तभी वो चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, वरना नहीं हो पाती। जो भी हमारे से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, ये उन्हीं में से एक है हमारा बायोटेक वाला। इसमें समझने वाला ही है कि कैसे चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, पहले कैसे एंजाइम की मदद से काटा गया, फिर उसको सेपरेट किया गया, सेपरेट करने के बाद उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद उसको हमें ट्रांसफ़र भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो पढ़ के देखना, फिर कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना कमेंट में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि वो डाउट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।